हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत दोस्तों सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे तीसरी दुनिया पर। जी हाँ दोस्तों, तीसरी दुनिया का जो ये कंसेप्ट है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में वर्ल्ड वॉर, जो कि हमने इससे पहले दोस्तों जो कोल्ड वॉर पर सेशन लिया था, शीत युद्ध है ना, तो उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट ही है ये, है ना, कि शीत युद्ध में हमने हमेशा दो पक्षों की बात की थी, है ना, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। तो पश्चिम में दोस्तों जो पूंजीवादी गुट था और पूर्व में एक साम्यवादी गुट था। तो एक गुट अलग से एक और बच जाता है जिसका कि कभी वर्णन होता ही नहीं है। तो उसी एक अज्ञात, हम एक तरह से दोस्तों इस तीसरी दुनिया को अज्ञात दुनिया भी कह सकते हैं, अज्ञात दुनिया के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों पूरे विस्तार से समझेंगे कि ये थर्ड वर्ल्ड है क्या, है ना, और किस प्रकार से इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है और किन देशों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पूरे विस्तार से इस पूरे एज ए स्टोरी समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल अध्ययन की तरह बिल्कुल भी ना ले, एक स्टोरी की तरह लेंगे दोस्तों। तो पूरा कंसेप्ट आपको व्यवहारिक रूप से आपको समझ आ जाएगा। और उसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसके लिए मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट प्रोवाइड करता ही हूं पीडीएफ के रूप में, जहां से आप रिविजन लगा करके जो मैं आपको यहां पर व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास करता हूं वही आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट में रहता है, जिसे अगर एग्जाम के समय में अगर आप रिवीजन भी लगाते हैं तो वीडियो आप लेक्चर देखते हैं या इसका रिवीजन लगाते हैं, आप लोगों के लिए एक ही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर एक बार लेक्चर देख लेंगे तो पूरा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और जो तीसरे विश्व की समस्या है ना, इस विश्व की समस्या नहीं बल्कि हमारी समस्या है ना, कि तैयारी कैसे करें। तो तीसरे विश्व की समस्या हमारे लिए क्या है, उस समस्या को ना समझते हुए बल्कि इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ में तीसरे विश्व की दुनिया की समस्या क्या थी उस पर तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस दुनिया की समस्या ही हमारी समस्या है। रीजन एग्जाम में लिखना क्या है, वही तो समस्या है, ठीक है ना। चलिए आसानी से थोड़ा एक क्वेश्चन, ये जो हमारा टॉपिक है थोड़ा प्रॉब्लम देता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। आज के बाद में ये तीसरी दुनिया वाला जो आपका ये टॉपिक है ये आपको परेशान नहीं करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, थर्ड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। थर्ड यूनिट का पहला ही टॉपिक है तीसरे विश्व की समस्या। संभवतः हम प्रयास करेंगे, अभी सेशन में स्टार्ट ही कर रहा हूं, इसीलिए आप लोगों से स्पष्ट बोल रहा हूं दोस्तों कि इसमें मैं टाइम को लेकर बिल्कुल भी बाउंडेड नहीं हूं। टाइम की बाउंडेशन इस सेशन में बिल्कुल मैंने नहीं रखी है। सेशन अगर ज्यादा लंबा जाएगा तो हम इसे दो पार्ट में करेंगे, जैसा कि अभी पिछले 3-4 टॉपिकों को लेकर करते हुए आए हैं, है ना। क्योंकि इसको समझाना या सेशन को छोटा कर देना मेरे हिसाब से कहीं उचित नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाले पार्ट है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत विस्तृत है। आप खुद ही देख रहे हैं ना यार कि जब हमने इससे पहले जितने भी सेशन लिए, शीत युद्ध लिया है, आपकी अगर नोटबुक में देखेंगे तो 2 या 3 पेज में इसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए इतना विस्तार करके ला रहा हूं कि उससे ताकि कोई पॉइंट ही मिस ना हो। आपको करना क्या है, मात्र आधा घंटा ज्यादा देना है सेशन पर, ठीक है ना। चलिए, तो उसी प्रकार से इसमें भी टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। अगर सेशन ज्यादा लंबा जाएगा तो फिर हम इसको 2 पार्ट में बना देंगे। क्लियर है। चलिए, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे सेशन में अगर कुछ है तो वो ये स्लाइड है। क्यों है स्लाइड ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पर आपको ये समझ आता है, यहीं से आपको ये पता चलता है कि हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ने वाले क्या क्या है, जिससे कि आप बीए थर्ड ईयर वाले भी या बीए अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस टॉपिक को पढ़ा रही है तो आपको भी समझ आ जाए, या फिर आपका बीए एलएलबी वाले छात्र, बीबीए वाले छात्र या किसी अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं तो उनको भी इस बात की समझ आ जाए कि हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम इन 6 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करेंगे तीसरे विश्व की समस्या की अवधारणा, ठीक है ना। मतलब समस्या नहीं बल्कि समस्या की अवधारणा, मतलब समस्या क्या है, वो उस समस्या पर एक मोटी मोटी सी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना, कि तीसरा विश्व क्या है, उसकी समस्या क्या है। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे तीसरा विश्व क्या है, उसकी कंप्लीट एक अवधारणा देखेंगे। तीसरे बिंदु में हम बात करेंगे सैन्य सामग्री पर खर्च, क्या है ये बिंदु, पूरे विस्तार से और बहुत ही व्यवहारिक एज ए स्टोरी पढ़ने वाले, याद रखिएगा। आपको लगेगा नहीं कि आप सेशन अटेंड करें, बल्कि आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल एक स्टोरी की तरह बस सुनते चलिए, है ना। नेक्स्ट होगा हमारा तीसरे विश्व के देशों की विशेषताएं और बाद में विविधताएं, देशों में आपस में क्या क्या विविधताएं हैं, और लास्ट में हम इसका एक निष्कर्ष देखेंगे।
क्लियर है? चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। अब शुरुआत करें उससे पहले मैं कुछ समय आपका इस स्लाइड पर लेने वाला हूं, इस मैप के साथ में, इस मैप के माध्यम से, और एक कुछ बातें यहां पर हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? कुछ बातें हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे यहां पर। थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा दोस्तों, आपको पूरा क्लियर एकदम समझ आएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो आप ये देखिए दोस्तों कि कमेंट करके मुझे बताइएगा, जो लाइव है उन स्टूडेंट को बोल रहा हूं मैं, जो लाइव है अभी उनको वो बताइए मुझे कि ये इस मैप से कितने लोग परिचित हैं। अब जितने भी स्टूडेंट इस मैप से परिचित है ना, क्योंकि यार ठीक है ना, हो सकता है कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिनको, जो ये तो कोई भी बोल देगा कि विश्व मानचित्र है ना, वर्ल्ड मैप है, ये तो कोई भी बोल देगा यार, मैं द्वीपों की बात कर रहा हूं, महाद्वीपों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? इसमें एशिया कौन सा है, अफ्रीका कौन सा है, लैटिन अमेरिका कौन सा है, ठीक है, ये सारी बातें मैं कर रहा हूं। तो इसमें जितने भी महाद्वीप है उनकी बात कर रहा हूं, ठीक? कौन कौन से स्टूडेंट है जिनको ये पता है कंप्लीटली, वो मुझे नाम लिख करके सेंड करें अभी लाइव में कमेंट में, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों यहां पर आपको दो कलर दिख रहे हैं, है ना? दो पर एक ये ग्रीन कलर चल रहा है, तो आपको ये ग्रीन कलर और एक येलो कलर, इस ग्रीन कलर को फॉलो करना है आपको, है ना? पूरे वर्ल्ड में ही देखिए, अब इस पूरे पार्ट पर कोई ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है आपको, और इस वाले पार्ट पर ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है। अब यहां पर यह बात याद रखिएगा कि ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो ऊपर पार्ट दिख रहा है, इसको आप मान लीजिए अमेरिका। पूरा अमेरिका नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका सिर्फ इतना, ये है यूएसए। क्लियर है? ये यूएसए है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये है आपका रूस, ये है आपका रूस। अब समझिएगा कहानी को। आपने शीत युद्ध में सुना था कि एक अमेरिका जो पश्चिमी गुट था, है ना, और एक पूर्वी गुट था, सोवियत संघ रूस, ठीक है ना? तो ये देखिए, ये यहां से हम एक लाइन खींचते हैं दिशाओं के लिए, हमेशा लाइन मुझसे तिरछी खींचती है यार। एक मिनट, फिर से कोशिश करते हैं कि सीधी लाइन खींचे। चलिए भी लिख लेते हैं। आइए यहां से एक लाइन डालते हैं दोस्तों, ये एक लाइन चलती है, टाइम लाइन, है ना, टाइम लाइन, ये मान लीजिए। अब ये देखिए, इस वाला पार्ट को, इस इधर वाला जो पार्ट होगा इस तरह का, ये होगा आपका पूर्व। क्लियर है? ये पूर्व होगा और ये आपका पश्चिम होगा। एक एक बात पूरे ध्यान से समझा रहा हूं, एकदम बेसिक से, ये सुनते जाइएगा, पूरा क्लियर होने वाला है ना? बोर नहीं, मैं आपको लोगों को पकड़ नहीं रहा हूं, याद रखिएगा, एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, ताकि सारी चीजें आपको याद रहे, ठीक है? थ्योरेटिकल पार्ट अंदर बहुत सारा है आपके पढ़ने के लिए, डोंट वरी, बस समझते चलिए पहले आप, ठीक है ना? तो देखिए, ये पश्चिम में, यूएसए पश्चिम में आता है, इसलिए हम इसको पश्चिमी गुट बोलते हैं, या पश्चिम महाशक्ति बोलते हैं। और ये जो रूस है, रूस जो है दोस्तों, ये पूर्व में आता है, रूस पूर्व में आता है, इसलिए पूर्वी गुट है। क्लियर है? इनका एक नाम और है, चूंकि ये जो है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसलिए इनको पूंजीवादी गुट बोलते हैं। क्लियर है? और ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, ये कहेगी साम्यवादी शासन व्यवस्था इनकी, साम्यवादी, इसलिए इनको साम्यवादी गुट बोलते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए, यहां पर हमने अभी तक सिर्फ दो गुटों की बात की थी, एक पूंजीवादी गुट जिसे हम यूएसए बोलते हैं, अमेरिका, और दूसरा था आपका साम्यवादी गुट जो कि रूस था। क्लियर है? सिर्फ दो ही गुटों की बात हुई थी ना। अब इसके अलावा दोस्तों, अब इसमें कुछ देश ऐसे थे दोस्तों, जो यूएसए में शामिल हो गए, अमेरिका में इस गुट में शामिल हो गए, और कुछ देश ऐसे थे जो रूस में शामिल हो गए, रूस वाले गुट में शामिल हो गए। दो गुट बन चुके थे। क्लियर है ना? तो कुछ देश इसमें शामिल हुए और कुछ देश अमेरिका में शामिल हो गए। क्लियर है? लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ देश। हालांकि दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था, उस समय पूरी दुनिया लगभग, वहां पर भी मैंने हमेशा लगभग बोला था आपको, ये नहीं बोला था पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ गई थी, लगभग दो भागों में बढ़ चुकी थी, लगभग, ठीक है ना? और उस लगभग के बाद में जो देश बचे हुए थे, कौन कौन से देश बचे हुए थे दोस्तों? ये देखिए, जहां पर भी आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये देखिए, ये है आपका दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है। ये अफ्रीका महाद्वीप है पूरा। क्लियर है? और ये है आपका पूरा एशिया। अब एशिया में हालांकि ये भी पार्ट भी आ जाता है, ये है आपका एशिया, ठीक है ना? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ये एशिया, ये तीनों पार्ट के जो ग्रीन कलर में जितने देश दिख रहे हैं,
ये सारे देश ऐसे थे दोस्तों जो इन दोनों गुटों में शामिल नहीं हुए थे। याद रखिएगा, इन दोनों गुटों में शामिल नहीं हुए थे। एक बात मैं आपको और बता दूं, बाल की खाल निकालने का प्रयास प्लीज मत करना। इस मैप का इस्तेमाल मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया है। जहां जहां पर ग्रीन कलर किया गया है ना, वो हो सकता है उस कंट्री पर भी हो गया हो जो इनमें से दोनों में से किसी और गुट में शामिल हो, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको, बाल की खाल मत निकालिएगा, है ना। पूरे सीआईडी बन के उसकी इंक्वायरी करने की कोशिश ना कीजिए। मैं सिर्फ समझाने के लिए मैप का प्रयोग मैंने किया है ताकि आपको पूरा सटीक रूप से समझ आ जाए। लेकिन यह कंफर्म है कि दक्षिण अमेरिका के देश, अफ्रीका के देश और एशिया के देश, ये कुछ देश ऐसे थे जो लंबे समय से पराधीन थे, गुलामी की जकड़ में जकड़े हुए थे, है ना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे ये स्वतंत्र हो रहे थे। कुछ देश स्वतंत्र हो रहे थे और कुछ स्वतंत्र हो चुके थे। तो अब चूंकि जो देश शुरू में स्वतंत्र हुए थे तो उनकी अर्थव्यवस्था आप सोच सकते हैं कैसी होगी, एकदम मर्म स्थिति में होगी, है ना। बहुत ही नाजुक स्थिति होगी उनकी अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ऐसे देश दोस्तों, वही देश जो कि पिछड़े हुए थे या कहें कि नए नए स्वतंत्र हुए थे, जो दोनों गुटों में शामिल नहीं थे, उन देशों को ही यहां पर तीसरी दुनिया के देशों के नाम से जाना गया है। मतलब वो देश जो लंबे समय से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, स्वतंत्र होकर के अभी धीरे धीरे चलना सीख रहे थे, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अपनी ताल से ताल मिलाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है ना। तो यही तीसरी दुनिया थी जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है ना, यही तीसरी दुनिया। तो अब यहां से एक अंदाजा ये लगाइए, अब सोचिए खाली कि यार इसमें अगर आपने तीसरी दुनिया का नाम लिया है तो पहली और दूसरी दुनिया कौन कौन सी थी, पहली और दूसरी दुनिया कौन कौन सी थी। दोस्तों हम इसके लिए दो लोगों के एग्जाम्पल देखेंगे या दो लोगों की परिभाषाओं को देखेंगे। एक तो थे चीन के, एक तो थे दोस्तों चीन के नेता थे, चीनी नेता थे माओ त्से-तुंग, है ना। माओ त्से-तुंग, चीनी नेता माओ त्से-तुंग थे। तो उन्होंने एक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि एक जो पहली दुनिया है, पहली दुनिया इसको ऐसे लिखिए, पहली दुनिया जो है ये दोनों गुट थे, दोनों साम्राज्यवाद, जो दोनों शक्तिशाली गुट थे, यूएसए है ना, यूएसए और रूस को, रसिया को जो है रसिया को इन्होंने पहली दुनिया माना। किसने? माओ त्से-तुंग ने। और दूसरी दुनिया के रूप में दोस्तों इन दोनों महाशक्तियों में या कहें कि इन दोनों गुटों में जो देश शामिल हुए थे उन देशों को इन्होंने दूसरी दुनिया माना। कौन से देश दोस्तों? दोनों गुट में शामिल होने वाले देश, गुटों में शामिल होने वाले देश, ठीक है ना। ये दूसरी दुनिया। और तीसरी दुनिया उन देशों को कहा है जो कि इन दोनों के लिए उपनिवेश का काम कर रहे थे या फिर इन दोनों के लिए जो है कच्चे माल की व्यवस्था कर रहे थे। दोनों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था कौन करेगा? जहां पर आधुनिक उद्योग स्थापित नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो हम वही पिछड़े हुए देश या अल्प विकसित देश इस श्रेणी में आते हैं, अल्प विकसित देश इस श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से माओ त्से-तुंग ने यह कहा। इसके अलावा दोस्तों एक विचारक और रहे थे, फेनॉन नाम है, लगभग यही नाम होगा, आगे और क्लियर कर लेंगे इसको, फेनॉन। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने पहली दुनिया बताई थी। किसको दोस्तों? पहली दुनिया बताई थी इसको यूएसए को, दूसरी दुनिया बताई थी यहां पर रसिया को, और तीसरी दुनिया यहां पर बताई थी यही अल्प विकसित देशों को। क्लियर है? तीसरी दुनिया अल्प विकसित देशों को। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों के द्वारा, हालांकि इसकी परिभाषाएं अलग अलग दी गई थी, लेकिन जो बहुप्रचलित परिभाषा है वो ये है कि एक दुनिया तो पश्चिमी गुट वाली, और पश्चिमी गुट में जितने देश शामिल थे वो, मतलब हम एक समग्र रूप से कह सकते हैं कि पश्चिमी गुट पहली दुनिया, दूसरी दुनिया कौन सा? पूर्वी गुट, मतलब रूस वाला गुट, ठीक है ना। और तीसरी दुनिया वो जो इन दोनों गुटों से अलग थे, जो दोनों गुटों में शामिल नहीं हुए थे। क्लियर है ना? अच्छा, अगर अब ये क्लियर है दोस्तों तो अब हम सेशन में आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे पूरे कंप्लीट सेशन की। देखिए अब इस मैप के माध्यम से याद रखिए, बस आपको याद क्या क्या रखना है, अमेरिका, रूस, दोनों के गुट, और जो देश इसमें शामिल हुए थे, कोई अमेरिकी गुट में शामिल हुआ और कोई रसिया के गुट में शामिल हुआ, रूस के गुट में शामिल हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा जो देश इसमें शामिल नहीं हुए थे वो कौन कौन थे दोस्तों? दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना, अफ्रीका और एक एशिया,
है ना। तो एशिया में दोस्तों आपको मैं बता दूं क्लियर करके कि ये एशिया वाला ये पूरा पार्ट एशिया में आता है, याद रखिएगा, है ना। जो हम बार बार दक्षिण एशिया की बात करते हैं ना, तो ये पूरे दक्षिण एशिया का ही ये पार्ट है, पूरा ये दक्षिण एशिया का पार्ट है, ठीक है ना। चलिए, अगर अब ये मैप क्लियर है तो अब आपको सेशन पूरा स्मूथली समझ आएगा, पूरा स्मूथली समझ आएगा। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे विश्व की समस्या की अवधारणा की। ये तीसरे विश्व की समस्या की अवधारणा क्या है, जरा दोस्तों इस पर फोकस कीजिए, इसको समझिए पहले तो। यहां पर तीसरे विश्व को की समस्या समझने से पहले आपको तीसरे विश्व को समझना होगा कि तीसरा विश्व एक्चुअल में है क्या। अब एग्जाम में तो नाना प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके, तो हम यहां पर इसकी अवधारणा को समझने के लिए भी कुछ इसी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, जिसके आप लिखने पर आपका जो है दृष्टिकोण भी क्लियर होगा और आपका आंसर राइटिंग भी एकदम इफेक्टिव हो जाएगी, जो कि थोड़ी इफेक्टिव भी होना चाहिए ना, है ना, उसी प्रकार से। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों इस तीसरे विश्व की दुनिया की अगर बात करें तो तीसरे विश्व की दुनिया, ये तीसरे विश्व का जो शब्द है इसका इस्तेमाल अल्फ्रेड ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड ने किया था। एक मिनट, अल्फ्रेड ने इसको 1952 में 1952 में इस शब्द का इस्तेमाल किया था अल्फ्रेड ने। बस खाली सुनते चलिएगा। तीसरे विश्व शब्द का इस्तेमाल, या कहें कि जो देश दोनों गुटों में शामिल नहीं थे उन गुटों को उन देशों को जो शामिल नहीं थे उन देशों को तीसरी दुनिया कहकर संबोधित सबसे पहले अल्फ्रेड ने 1952 में किया था। किसने? अल्फ्रेड ने किया था, ठीक है ना। और इसने इस तीसरी दुनिया में या थर्ड वर्ल्ड में, राइटिंग पर मत जाना प्लीज, है ना, राइटिंग पे हंसना मत आप लोग। तीसरी दुनिया जो थी, इस तीसरी दुनिया के देशों में किन देशों को कहा है दोस्तों? इस तीसरी दुनिया के देशों को उन्होंने बताया कि जो देश अज्ञात थे। अब समझिए, यहां पर उन्होंने कहा कि जो अज्ञात देश थे, अज्ञात, या फिर मान लीजिए कि जो पिछड़े हुए देश थे, पिछड़े हुए, या फिर इसके अलावा दोस्तों उपनिवेश थे। अब इसका मतलब समझिए, आपको पूरा क्लियर होने वाला है यहां से। देखिए, तीसरे विश्व की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? अल्फ्रेड ने दी थी 1952 में। ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे। इन्होंने अवधारणा देते हुए ये बताया कि जो तीसरी दुनिया है, इस तीसरी दुनिया में कौन से देश शामिल है? तो सटीक याद रखिएगा, इस तीसरी दुनिया में वो देश शामिल है जो अज्ञात थे। मतलब अभी विश्व मान परिदृश्य पर जो है अभी ये सबसे परिचित नहीं हुए थे, अज्ञात थे। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय से, सदियों से जो है गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, या कहें कि उपनिवेशवादी, किसी अन्य राष्ट्र के गुलाम थे, अन्य राष्ट्र के उपनिवेश थे, है ना। तो इनको उपनिवेश राष्ट्र कहा है, प्रवेश राष्ट्र कहा है। तो अल्फ्रेड ने यहां पर इन अज्ञात, पिछड़े या उपनिवेश देशों को क्लियरली कहा है कि ये अफ्रीकी देश थे, ये वो अफ्रीकी देश थे, अफ्रीकी और एशिया के देश, अफ्रीकी और एशिया के देश थे, जो लंबे समय से उपनिवेश के शिकार थे, उपनिवेशवाद के शिकार थे। जी हां दोस्तों, पूरा अफ्रीका, लगभग पूरा अफ्रीका और एशिया दोनों ही दोस्तों एक लंबे समय से, सदियों से जो है लगभग कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ही एक ऐसा मात्र राष्ट्र था जिसने लगभग पूरी दुनिया को जीत रखा था, है ना। यहां पर पूरी दुनिया में उपनिवेश अपने स्थापित कर रखे थे। तो ये उपनिवेश राष्ट्र थे, और अभी अभी तो ये आजाद हुए थे, क्लियर है। तो यहां से अब ये समझिए, एक कंसेप्ट आपके यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि अल्फ्रेड की धारणा, है ना, अल्फ्रेड ने क्या कहा, इनकी धारणा कि अल्फ्रेड ने क्लियर बताया कि तीसरी दुनिया में कौन से देश होंगे, जो वो उपनिवेश, या कहें कि वो अल्प विकसित देश, जो अफ्रीकी और एशिया के वो देश जो सदियों से साम्राज्यवाद के या उपनिवेशवाद के शिकार थे। इसके अलावा दोस्तों एक बात, अगर आप पे आगे बढ़े तो जब शीत युद्ध की बात हम कर रहे थे, शीत युद्ध, तो शीत युद्ध के समय में ये देश कहां थे? तो शीत युद्ध के समय में दोनों गुटों से जो पृथक थे, दोनों गुटों से जो असंलग्न थे, वही देश तीसरी दुनिया के देश थे। याद रखिएगा, शीत युद्ध में जो असंलग्न देश थे,
है ना, वही देश जो है यहाँ पर तीसरी दुनिया के देशों को कहा गया है। इसके अलावा इन देशों की एक समस्या रही है हमेशा से, इस तीसरे विश्व के देशों की एक बड़ी समस्या ये रही है दोस्तों कि उस समय में जब शीत युद्ध का प्रारंभ हो रहा था या शीत युद्ध अपनी चरम पराकाष्ठा पर था, और ये तीसरे विश्व का 1952 में अल्फ्रेड ने इन नए नवोदित नए राष्ट्रों को, नए नव स्वतंत्र राष्ट्रों को तीसरी दुनिया के नाम से संबोधित किया था। उस समय इन सभी राष्ट्रों में एक वैचारिकता का भाव नहीं था। मतलब ये कि ये इनके पास में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर ये एक ग्रुप के रूप में काम कर सके या एक सहयोग की भावना के साथ काम कर सके सभी मिलकर के। मतलब अभी भी ये नए जो स्वतंत्र राष्ट्र है ना, ये सब बिखरे हुए थे, इनमें अपनी एक कोई चेतना नहीं थी, कोई एक की भावना नहीं थी, हम की भावना नहीं थी, है ना। सब अपनी अपनी नीतियों पर काम कर रहे थे। हालांकि ये एक उन्होंने अच्छा कार्य किया था तीसरी दुनिया के देशों ने कि ये गुटों में शामिल नहीं हुए थे और हो भी नहीं सकते थे क्योंकि इनकी स्थिति उतनी अच्छी थी भी नहीं उस समय। क्लियर है। हालांकि फिर गुट निरपेक्षता का जो नियम था ये सब आगे चल करके आया, फिर धीरे धीरे जो है एक ग्रुप बनने लगा, एक समूह बनने लगा था। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें, शीत युद्ध के समय की अगर बात करें, तो ये तीसरी दुनिया के सभी देश पूरी तरह बिखरे हुए थे। इनमें वैचारिक रूप से मतलब मानसिक रूप से ये एक नहीं थे, इनमें एकता का भाव नहीं था, इनमें एकता का भाव नहीं था। और इसी प्रकार से दोस्तों इनकी कई प्रकार की इन देशों की समस्याएं भी हुआ करती थी, कई समस्याएं थी। अगर समस्याओं की दोस्तों हम बात करें, इन देशों की समस्याओं की अगर बात करें तो कई प्रकार की इनकी समस्याएं थी। जैसे कि सबसे बड़ी जो समस्या इनकी समस्या थी दोस्तों जनसंख्या। जनसंख्या एक बड़ी समस्या के रूप में रही है। जनसंख्या एक बड़ी समस्या के रूप में, अधिक जनसंख्या होने के कारण इन नए राष्ट्रों को बहुत संघर्ष करना पड़ा अपने विकास के लिए, या कहें कि जो प्रथम कंडीशन थी, इनकी शुरुआती जो कंडीशन थी, उस कंडीशन से थोड़ा उभरने के लिए, जनता का जीवन स्तर थोड़ा सा अच्छा करने के लिए इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। इन देशों की जनसंख्या निरंतर रूप से बढ़ती जाती है। इसके अलावा दोस्तों बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की भी इनमें एक बड़ी समस्या है। अब चूंकि दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो समस्या है, ये जो समस्या दिख रही है, ये सभी समस्याएं एक दूसरे से कनेक्ट है। जनसंख्या के कारण बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना। अगर बेरोजगारी बढ़ती है, अगर रोजगार की कमी होगी तो क्या होगा, कृषि पर दबाव बनेगा। और कृषि पर दबाव बनेगा तो जब अधिक जनसंख्या जब कृषि करने लगेगी तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी बन जाएगी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बन जाएगी, है ना। क्यों, जब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बन जाएगी तो वहां पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था तो होगी नहीं, और उस राष्ट्र का कभी विकास संभव हो ही नहीं सकता है जहां पर औद्योगिक विकास ना हुआ हो। वर्तमान परिदृश्य को अगर हम देखें तो उस राष्ट्र का विकास कैसे संभव हो सकता है जो कृषि पर आधारित हो, है ना, इतना संभव नहीं है। तो इन राष्ट्रों की तीसरी दुनिया के जो देश थे, जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, जो अभी धीरे धीरे चलना सीख रहे थे, इनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इनको सबसे बड़ी समस्या अर्थ की समस्या भी थी। इनको जो है सपोर्ट की आवश्यकता थी, जो विकसित देशों को करना चाहिए था। कुछ करते भी थे, कुछ नहीं भी, लेकिन विशेष करके वो अपनी ही धुन में लगे हुए थे, वो इनका सपोर्ट ज्यादा करते नहीं थे। तो इस प्रकार की कई सारी समस्याएं थी, सुरक्षा की समस्या थी, है ना, विकास की समस्या थी कि वो विकास के लिए एक क्या करे। तो इन सभी समस्याओं से वो जूझ भी रहे थे और धीरे धीरे वो खड़े हो रहे थे। क्लियर है। तो दोस्तों ये तीसरी दुनिया के देश ऐसे देश थे जिनको एक घृणित नजर से देखा जाता था। किससे घृणित नजर से देखा जाता था? इन देशों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन ये जैसे तैसे आजाद होकर, स्वतंत्र होकर के अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए ये हर संभव प्रयास कर रहे थे। ठीक है ना। अब ये तो एक दुनिया की रीति है या दुनिया का नियम है, जब कोई संघर्ष करता है तो उस समय तो उसको घृणित नजर से ही देखा जाता है, लेकिन जब वो सफल हो जाता है तो उसकी सारी घृणा पूरी दुनिया भूल जाती है ना। तो इसलिए ये कुछ अविकसित देश, हालांकि आज भी कुछ देश ऐसे हैं जो अपना विकास नहीं कर पाए, लेकिन उस श्रेणी के, उस तीसरी दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो अपना अत्यधिक विकास कर चुके हैं, है ना। सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर किसी उदाहरण को आप देखें तो भारत सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो अपनी अर्थव्यवस्था में निरंतर प्रगति कर रहा है।
क्लियर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने तीसरी दुनिया की समस्या की अवधारणा पर चर्चा की। तो ये छोटा सा एक इंट्रो था, ये मान लीजिए एक छोटा सा इंट्रो था, इसमें कुछ बातें आपको विशेष याद रखनी है ना। उम्मीद करता हूं आपने कुछ नोट डाउन भी किया होगा इसके साथ ही, ठीक है ना। अब चलिए, अब चलते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट में। इसी के थ्योरेटिकल पार्ट में ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो भी आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो हमने अभी जो एक बाइलिंगुअल समझने का प्रयास किया है ना, वही सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए पढ़ के बताएं क्या। चलिए एक बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये एक्चुअल में पहले हम यही करते थे, बाइलिंगुअल पहले पढ़ा दिया करते थे, बाद में स्लाइड देते थे, लेकिन बाद में आप कई बार कमेंट आई है कि सर स्लाइड में हमें ये समझ नहीं आ रहा है ना। तो फिर आप दोबारा तो हम लेक्चर ले नहीं सकते उसके लिए, ठीक है ना। और व्हाट्सएप या कमेंट में उसका सोल्यूशन देना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए समझ लियो आप, अच्छी बात है। एक बार स्लाइड को भी पढ़ लेते हैं, यहाँ कोई डाउट जाएगा तो मैं आपको उसको हैंड टू हैंड एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपके डाउट यहीं खत्म हो जाए, है ना, डाउट आगे तक ना जाए। चलिए, थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेकर अल्फ्रेड ने किया था, ठीक है ना। ये अल्फ्रेड दोस्तों, ये अल्फ्रेड है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक कर लीजिएगा, है ना। अल्फ्रेड सोबी ने किया था कब, 1952 में। क्लियर है। तो इन्होंने तीसरी दुनिया उन देशों को कहा है जो अज्ञात और शोषित देशों का समूह रहा है, और उनका सीधा सा इशारा था अफ्रीकी और एशियाई देशों की ओर, अफ्रीकी और एशियाई देशों की ओर, ठीक है ना। ये ऐसे देश थे जिसे दुनिया तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी, है ना, लेकिन ये इस तिरस्कार को बर्दाश्त करके भी कुछ करके दिखाना चाहते थे, कुछ बनकर दिखाना चाहते थे, ठीक है ना। तो सोबी ने स्पष्ट था अफ्रीका और एशिया के उन देशों की ओर संकेत किया था जो सदियों से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जकड़ में जकड़े हुए थे, जो अपनी गरीबी और पिछड़ेपन से उबर कर आधुनिकता या संपन्नता की ओर बढ़ना चाहते थे। क्लियर है यहां तक का, है ना। तो शीत युद्ध काल में भी दोस्तों, शीत युद्ध काल में तीसरे विश्व का अर्थ उन तटस्थ या असंलग्न राष्ट्रों से लगाया जाता है जो न तो पश्चिमी गुट में शामिल थे और न ही पूर्वी गुट या साम्यवादी गुट में शामिल थे। क्लियर है। तो तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में वैचारिक मतभेद हुआ करते थे या एकता नहीं हुआ करती थी, एक नहीं थे वैचारिक रूप से। आज तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग विकासशील राष्ट्रों से या अल्प विकसित राष्ट्रों से लिया जाता है या इनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। बताइए कोई डाउट यहां पर है दोस्तों इसमें? मेरे ख्याल से तो कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, एकदम सिंपल वे में था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे विश्व की अवधारणा की अब बात करते हैं। तीसरे विश्व की अवधारणा, चलिए अब दोस्तों पूरा सेशन देखिए। अब आपने जो पहले कुछ मैप के माध्यम से भी हमने कुछ समझा था, ठीक है ना, और इसके बाद हमने इसकी समस्या की अवधारणा देखी थी। अब आपको पूरा एकदम क्लियर समझ आता चलेगा। तीसरे विश्व की अवधारणा मतलब अब तीसरे विश्व को समझिए। अब शुरू से हम कर क्या रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, तीसरे विश्व को ही समझ रहे हैं। तीसरे विश्व समझ आ जाएगा तो उसकी समस्या भी समझ आ जाएगी, है ना। अब तीसरे विश्व में इतने अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष तक तो पहुंच सकते हैं कि भाई तीसरा विश्व की दुनिया मतलब, तीसरी दुनिया मतलब क्या है यार। ये उन देशों का समूह है, ये उन देशों का समूह है जो अभी अविकसित है, अल्प विकसित है या विकासशील है, जो अपना विकास अभी तक नहीं कर पाए हैं। कब तक दोस्तों, शीत युद्ध के बाद की स्थिति की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब ये ऐसे देश हैं जो अपने विकास को सर्वप्रथम रखते हैं, वो हर एक कंडीशन में उनका सबसे प्रथम लक्ष्य क्या है, विकास करना है। अब विकास के पीछे समस्याएं क्या क्या है, उन्हें किन किन समस्याओं से लड़ना होगा, क्यों, क्योंकि सदियों से ये उपनिवेशवादी रहे हैं, अन्य देश के गुलाम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको पूरी तरह एक उपनिवेश, जो साम्राज्यवादी जो राज्य था जिसने उपनिवेश बना रखा था, उसने पूरी तरह से उसको चूस लिया है, उसको पूरी तरह निचोड़ दिया है, उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से लूटा जा चुका है। तो उस अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने में भी तो उसको टाइम लगेगा ना, मतलब अब धीरे धीरे उसे विकसित होना है। तो उसकी सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, विकास। सर्वप्रथम उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, विकास। क्लियर है। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसके सेकंड पॉइंट में सिंपल सा है, तीसरे विश्व की अवधारणा। तीसरा विश्व कहेंगे किसको, जैसा हमने मैप में बात की थी दोस्तों। एक मिनट पेन ले लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम यहां पर लेकर के मैं आपको इसको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूं। तीसरा विश्व किसे कहेंगे, तो तीसरा विश्व बेसिकली तो उन देशों का समूह, या ऐसा कोई कहिए आप लोग कि तीसरा विश्व दक्षिण अफ्रीका,
माफ कीजिएगा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के वो देश जो ना तो पश्चिम गुट में शामिल थे और ना ही पूर्वी गुट में शामिल थे, अर्थात कि दोनों गुटों से पृथक अपना अस्तित्व बनाए हुए थे। उन्हीं उस गुट के देशों को ही हम यहां तीसरे विश्व के नाम से जानते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही लड़खड़ा रही थी या बहुत ही शोचनीय अवस्था में थी, है ना। ये विकास के लिए अभी संघर्ष कर रहे थे और ये जो है आधुनिक वास्तविकता या कहें कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के परम लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। तो इन देशों के लिए किस किस ने क्या क्या परिभाषाएं दी थी, तो हम प्रारंभ में ही इसका इस्तेमाल कर चुके थे, बात कर चुके थे कि जो चीनी नेता है, चीनी नेता कौन, माओ त्से-तुंग, चीनी नेता माओ त्से-तुंग, नाम अब चलो लिख देता हूं मैं, माओ त्से-तुंग चीनी नेता है ये, माओ त्से-तुंग। राइटिंग है ना, राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ी मेरी कुछ है ना, कोई देख, सरकार ना देख ले, नहीं तो वो 8वां अजूबे में घोषित कर देगी मेरे राइटिंग को, हेड राइटिंग को। चलिए यार, बोर्ड पे प्रैक्टिस नहीं ना, इस कारण से ये पेन भी थोड़ा सा अजीब सा पड़ता, तो इस पे प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, सुन करके इसको क्लियर कर लीजिएगा, है ना। तो माओ त्से-तुंग, है ना, माओ त्से-तुंग ने स्पष्ट रूप से क्या कहा था दोस्तों, इन्होंने तीसरी दुनिया को या कहें कि इसने 3 दुनिया का वर्णन किया था, मतलब अपनी परिभाषा दी थी। इन्होंने पहली दुनिया किसको बताया था, पहली दुनिया तो अमेरिकी और रूस, इन दोनों गुटों को बताया था। इन्होंने कहा, माओ त्से-तुंग ने कहा कि पहली दुनिया कौन होगा, अमेरिका और रूस है, दोनों गुट नहीं, माफ करना, दोनों महाशक्तियां, ठीक है ना। और दूसरी दुनिया में कुछ वो देश आएंगे जो अमेरिका और रूस के वाले गुटों में शामिल हुए थे, मतलब वो देश जो अमेरिका का सपोर्ट करते थे और कुछ रूस का सपोर्ट करते थे। तो उन गुटों को, उन देशों को मिला करके ये दूसरी दुनिया होती है ना। तो यूएसए प्लस रूस वाले गुट में शामिल होने वाले देश, क्लियर है, शामिल होने वाले देश, ठीक है ना। और तीसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया कौन सी होगी दोस्तों, तो तीसरी दुनिया होगी वो देश जो लंबे समय से उपनिवेश थे इन राष्ट्रों के, किसी अन्य राष्ट्रों के जो उपनिवेश थे, वो तीसरी दुनिया होगी। तो ये कहा था माओ त्से-तुंग ने, ठीक है ना। और वहीं पर एक परिभाषा यहां पर फेनॉन ने दी थी, है ना, उस पर भी हम बात कर चुके थे। किसने, फेनॉन ने, एक परिभाषा फेनॉन ने दी थी। और इन्होंने भी 3 दुनिया का वर्णन किया था, 3 दुनियाओं का वर्णन किया था। वो तीनों को बताया था इन्होंने कि पहली दुनिया कौन सी होगी, पहली दुनिया क्या है दोस्तों, अमेरिका बताए थे इन्होंने, पहली दुनिया अमेरिकी महाशक्ति, दूसरी संयुक्त राज्य संघ, सोवियत संघ रूस, ठीक है ना, सोवियत संघ रूस दूसरी दुनिया। और तीसरी दुनिया में यही उपनिवेश आएंगे, उपनिवेश राष्ट्र, या ऐसा बोल दीजिए नव स्वतंत्र राष्ट्र, है ना, नव स्वतंत्र राष्ट्र जो अभी अभी स्वतंत्र हुए, नव स्वतंत्र राष्ट्र। क्लियर है यहां तक का, है ना। तो बस इतना ही भाई, तीसरे विश्व की अवधारणा में बस आपको एग्जांपल देखिए क्या होता है। अवधारणा में मतलब होता है इसका अर्थ बताना, इसकी अवधारणा देना। तो भाई ठीक है, अवधारणा हमें याद है, हम समझा देंगे उसको, लेकिन कोई एक ऐसा पक्का प्रूफ भी तो चाहिए कि हाँ जो आपने बोला है वो सही है। तो उसके लिए हमने ये 2 पक्के प्रूफ दे दिए ना, एक चीनी नेता माओ त्से-तुंग प्रचलित नाम है ना, और एक फेनॉन है। तो ये 2 नाम ऐसे हैं जो हमारे जो एग्जांपल हमने दिया है उसको जो है ये प्रूफ के साथ साबित कर देगा कि साहब जो हमने कहा है ना ये बिल्कुल सच है, देख लीजिए ये सबूत रहे हैं, है ना। परिभाषाएं हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैं बार बार आपको क्यों बोलता हूं कि जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं एग्जाम में तो परिभाषा जरूर कोट किया करें, किसी भी एक विद्वान की ले लीजिए, किसी की भी ले लीजिए आप, लेकिन एक परिभाषा आप जरूर कोट करें, जो परिभाषा आपने जो अर्थ लिखा है उसका उस अर्थ के इर्द गिर्द हो। क्लियर है। तो बस ये 2 परिभाषाएं इसकी आप याद रखेंगे तो यहां से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ में थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आप लोगों को दिया हुआ ही है,
इसको आप देखेंगे तो स्कोर क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए इसको भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। चलिए, 20वीं शताब्दी में चीनी नेता माओ त्से-तुंग ने अपनी 3 दुनियाओं की कल्पना प्रचारित की थी, कल्पना की थी। इस कल्पना के अनुसार पहली दुनिया में केवल 2 महाशक्तियां, कौन कौन सी? अमेरिका और सोवियत संघ, रूस, ठीक है ना। और दूसरी दुनिया में दोनों महाशक्तियों के साथ सैनिक अथवा व्यापक गठबंधन वाले देश, मतलब कि इन दोनों महाशक्तियों में या दोनों गुटों में शामिल होने वाले देश जो है दूसरी दुनिया कहलाएंगे। और जब तीसरी दुनिया की बात करते हैं तो वो देश आएंगे जो कच्चा माल पैदा करते हैं इन देशों के लिए। मतलब यहां पर क्या है, ये उपनिवेश थे उन देशों के, या यहां पर औद्योगिकरण आधुनिक औद्योगिकरण नहीं हुआ है, ये बहुत पिछड़े हुए हैं, कृषि पर प्रधान अर्थव्यवस्था इनकी, है ना। तो इस माओ त्से-तुंग ने जो परिभाषा दी है इसके अनुसार तो यहां पर एशिया अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के वे क्षेत्र आते हैं जो तीसरी दुनिया की परिधि में आते हैं, जो सदियों से उपनिवेशवादी शोषण के शिकार रहे हैं। क्लियर है। वहीं पर सेकंड परिभाषा दोस्तों हमने देखी थी फेनान की, है ना। तो इन्होंने कहा कि पूंजीवादी जगत को इन्होंने पहली दुनिया माना था और साम्यवादी जगत को इन्होंने दूसरी दुनिया माना था। और तीसरी दुनिया में तीसरी दुनिया का नया तथ्य है। नया तथ्य मतलब ये वो राष्ट्र हैं जो सदियों की उपनिवेशवादी गुलामी से मुक्त हुए, मतलब नव स्वतंत्र राष्ट्र, है ना। तो विकास के मार्ग की खोज कर रहे हैं, मतलब हर संभव तरीके से वो अपना विकास करना चाहते हैं। आई होप यहां तक का पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक बात और कर लेते हैं दोस्तों, सैन्य सामग्री पर खर्च की और हम चर्चा कर लेते हैं, जिसके बाद में जो है एक बार टाइमिंग भी चेक कर लेते हैं क्लास की कि टाइमिंग क्या चल रहा है। ठीक है, आप टाइमिंग दोस्तों अंदर चेक करना पड़ता है क्योंकि मैंने बाहर से क्लॉक हटा दी गई है, क्योंकि बार बार उस पर ध्यान जाता है तो थोड़ा लगता है कि यार कुछ ज्यादा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा 10 मिनट और लूंगा मैं इस वाली स्लाइड पर, और उसके बाद में इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में इसका आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप सैन्य सामग्री पर खर्च की भी बात कर लेते हैं इसमें, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट पूरा थोड़ा क्लियर होता चले। अब इसको भी पहले व्यवहारिक रूप से समझिए दोस्तों, सैन्य सामग्री पर खर्च। अब एक स्थिति ऐसा समझिए इसको कि अभी अभी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है ना, और ये देश अभी अभी आजाद हुए, क्लियर है। और दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते ही शीत युद्ध का माहौल बन चुका है। अब शीत युद्ध का माहौल मतलब कि युद्ध से भी डेंजर होता है, क्यों? क्योंकि यहां पर यह क्लियर नहीं होता है कि हमें किस देश के साथ लड़ना है। शीत युद्ध में जब वैचारिक समस्याएं होती है, वैचारिक जब डाउट होते हैं, हमें चिंताएं होती है, या एक माहौल बना होता है युद्ध का, तो हमें यह समझ नहीं आता है कि किस देश के साथ हमारा युद्ध होगा और किसके साथ हो सकता है, कौन कब हम पर अटैक कर दे, कुछ भी क्लियर नहीं होता है। तो जब ऐसी परिस्थितियां होती है तो वहां पर एक ही चीज दिखाई देती है, और वो दिखाई देती है अपने राष्ट्र की सुरक्षा। तो प्रत्येक राष्ट्र का ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक देश का एक ही परम लक्ष्य बन जाता है, और वो बन जाता है सुरक्षा को लेकर के, कि हर एक संभव तरीके से हम अपनी सुरक्षा करें। और सुरक्षा करने के लिए पहला कदम क्या होता है? किसी भी देश का पहला कदम क्या होता है? इनकी पूर्ति करना, है ना। अपने राष्ट्र में इनकी पूर्ति करना, किसकी? हथियारों की पूर्ति करना, सेना की पूर्ति करना। मतलब हथियारों में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करिए, एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी के वाले हथियारों को लेकर आइए, वो सेना को अपडेट करते रखिए, है ना। जितनी शक्तिशाली सेना होगी, जितने आधुनिक हथियार होंगे आपके पास में, आप उतने ही सुरक्षित होंगे, ताकि किसी भी राष्ट्र को आप जवाब दे सके। तो पूरा विश्व लगभग इसी धारणा पर चल रहा था। पूरा विश्व मतलब पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। लेकिन अब तीसरी दुनिया के सामने समस्या थी कि साहब अगर वो इस पर खर्च करने भिड़ गए तो खाएंगे क्या? क्योंकि पहले से ही उनको तो अभी लड़खड़ाए हुए थे, अभी भी तो आजाद हुए हैं, है ना। लेकिन करता मरता क्या नहीं करता भाई, जीना है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने कुछ हद तक अपनी सुरक्षा को भी महत्व दिया। किसने? नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने। अगर नहीं सुरक्षा पर महत्व नहीं देते तो फिर से गुलाम होने का डर था। इस कारण से इन्होंने अपनी सुरक्षा को भी महत्व दिया, है ना। अब सुरक्षा को महत्व देने के लिए काफी हथियार भी इनको खरीदने पड़े। तीसरी दुनिया के देशों को, मैं विकसित देशों की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास तो धन है इतना, उनके पास कोई समस्या नहीं है विकास को लेकर के। लेकिन जो नव स्वतंत्र राष्ट्र है, जो तीसरी दुनिया के देश है, उनके सामने तो बड़ी चुनौती थी एक विकास की। अब विकास के उसमें ही दोस्तों, अगर इन्हें एक बड़ी राशि, अपनी आय की बड़ी राशि अगर हथियारों पर सेना में खर्च करनी पड़े, तो फिर वो अपने जनता के विकास के लिए क्या करेंगे?
है ना। तो ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन करना तो पड़ा। तो उस समय में जो पैसा इन तीसरी दुनिया के देशों को अपनी रोटी के लिए लगाना था, वो पैसा इन्होंने हथियारों में लगा दिए। याद रखिएगा, है ना। तो जो पैसा इनको रोटी के लिए लगाना था, मतलब कि अपनी जनता का विकास करने के लिए लगाना था, वो पैसा इन्होंने कहां लगा दिया दोस्तों? तो वो पैसा इन्होंने बंदूक खरीदने पर लगा दिया। उस समय में एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। क्या नाम था, मैं लिख देता हूं। वैसे तो स्लाइड में लिखा होगा, आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे नाम बहुत लंबा पड़ता है यार। कलर भी, एक सेकंड, कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, नाम दोस्तों स्टॉकहोम नाम बहुत बड़ा है यार, मैं बोल देता हूं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप इसको इतना भी याद कर लेंगे तो खाली इतना याद रखिएगा, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी एक 2014 में एक रिपोर्ट आई थी। कब? 2014 में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, अब सोचिए, सुनिए इसको। इस रिपोर्ट के अनुसार, अभी आपको भी थोड़ा आश्चर्य सा लगेगा, इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों जो विकसित देश थे, इन्होंने लगभग इन्होंने दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार 235 अरब डॉलर 235 अरब डॉलर। चलिए एक मिनट, इसको ऐसे मत समझिए, इसको ऐसे समझिए, इसको क्रम से लीजिए तो आपको पूरा क्लियर होता चलेगा। हम सैनिक खर्च की बात कर रहे हैं, अभी सैनिक खर्च की बात कर रहे हैं। एक मिनट यार, चलिए सैनिक खर्च के अंतर्गत आप ये देखिए कि जो स्टॉकहोम के जो एक इंस्टीट्यूट है, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने एक रिपोर्ट दी थी। तो इस रिपोर्ट में, ये 2014 में एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों। तो उस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात ये आई थी कि 2009 से 2013 के बीच में, 2009 से 2013 की एक ऐसी रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में ये जो तीसरी दुनिया के देश है ना, मैंने अभी कहा था ना कि जो पैसा रोटी में लगाना चाहिए तो वो इन्होंने बंदूकों में लगाया, है ना। तो इसमें सबसे बड़े हथियार खरीदने में सबसे आगे जो देश थे ना, सबसे बड़ा आयातक, सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन था पता है आपको? भारत। और भारत के बाद नंबर आता है दोस्तों चीन, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। अब इसको एक मिनट समझिए पहले, है ना। और ये एक नंबर पर आप इसको डालिएगा, और दूसरे नंबर पर इसमें डालिएगा निर्यातक देश। कौन से? निर्यातक देश जिन्होंने निर्यात किया है, यूएसए ने, रसिया ने। अब यहां पर खाली देख लीजिएगा, स्लाइड में अंदर लिखा हुआ है, कंप्लीट है उसमें। तो दोस्तों यहां पर अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि जो स्टॉकहोम की जो एक पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने जो रिपोर्ट दी 2014 में, उस रिपोर्ट के अनुसार 2009 से 2013 के बीच में जितने भी हथियार खरीदे गए हैं, है ना, पूरे विश्व में, तो उस विश्व में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने में भारत नंबर टॉप पर था। उसके बाद चीन था, फिर पाकिस्तान था और बांग्लादेश थे। और ये मानिए कि चारों देश जो हैं दोस्तों, ये तीसरी दुनिया के देशों में ही शामिल है, है ना। इसी प्रकार से अब सोचिए कि इन देशों ने इतना पैसा हथियार खरीदने में लगाया है। अगर यही पैसा अपने देश के विकास में लगाया होता तो सोचिए इसका विकास कहां पहुंच गया होता। दूसरी बात, निर्यातक देशों की बात करें दोस्तों, तो निर्यातक देशों में जो विकसित देश हैं वो टॉप पर है निर्यात करने में, जबकि निर्यात में इन तीसरी दुनिया के देशों को टॉप पर होना चाहिए था अपने विकास के लिए, तो है ना। लेकिन ये विकसित देश निर्यात में टॉप पर है। यूएसए मतलब अमेरिका ने इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका ने
पूरे जितने भी हथियार बेचे गए हैं ना, उसमें से 29% हिस्सा अकेले अमेरिका का था। कितना? 29%, 29% हिस्सा अकेले अमेरिका का है। इसके बाद रूस की बात करें तो 27% हिस्सा रशिया का है, 27% हिस्सा रूस का है। और इसी प्रकार से इस रिपोर्ट में दोस्तों जर्मनी का 7%, चीन का 6% और फ्रांस का 5%। अब देखिए यहां पर ये सारे देश जो है चीन को थोड़ा सा आप एक अपवाद के रूप में मानिएगा, है ना, तीसरी दुनिया में शामिल है भी और नहीं भी, याद रखिएगा, एक अपवाद है ये, ठीक है। तो यहां पर जो विकसित देश थे, जो पूंजीवादी देश थे, जिनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, विकास की कोई समस्या उनके सामने नहीं थी, वो देश इतना निर्यात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी रिपोर्टें जारी हुई, है ना। उन सभी रिपोर्टों में लगभग यही कंडीशन इन देशों की बताई गई थी कि इन्होंने सैन्य सामग्री पर अत्यधिक खर्च किया गया। कहने का एक सिंपल सा सार यही है कि इन देशों ने अत्यधिक पैसा सैन्य सामग्री पर खर्च किया है, बंदूकों पर खर्च किया है, सेना के मतलब की सुरक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है। अगर यही पैसा इनके विकास में लगाया होता तो देश का विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका होता, ठीक है ना। तो इन सबके कारण रोटी का पैसा बंदूक में लगने के कारण दोस्तों इन देशों में रोजगार की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। रोजगार की समस्या का कोई उपचार नहीं हो पाया है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो सार्वजनिक उद्योग है उन पर भी काफी दबाव है। ये रोजगार की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। रोजगार की समस्या, जो बेरोजगारी की समस्या है, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। मतलब रोजगार का अभाव इन सार्वजनिक उद्योगों के होने के बाद भी बना हुआ है। अब जब बेरोजगारी की समस्या होगी तो इस देश की जो जनसंख्या होगी, ये पूरी जनसंख्या दोस्तों कृषि की ओर आकर्षित होगी, और सभी जनसंख्या का कृषि की ओर आकर्षित होने से उस देश की कृषि पर अत्यधिक भार पड़ेगा, जिससे उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ठीक है ना। जो फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से एक और पंगु के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कि उसकी अर्थव्यवस्था और अत्यधिक रूप से पिछड़ जाएगी, ठीक है ना। तो इन सभी प्रकार की जो समस्या है, इनकी अधिक जनसंख्या मान लीजिए, क्योंकि अधिक जनसंख्या कारण भी प्रति व्यक्ति आय की समस्या होती है। जनसंख्या ज्यादा होगी, प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है, और इतनी कम होती है कि इन्हें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना पड़ता है। अत्यधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन करती है इनकी, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों एक रिपोर्ट हो जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि एक रिपोर्ट और आई थी। इस रिपोर्ट का तो नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में अब देखिए यहां पर कि जो विकसित देश है दोस्तों, विकसित देशों ने 235 अरब डॉलर की इनको आर्थिक सहायता दी। किनको? तीसरी दुनिया के देशों को। कितने? 235 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता किस लिए दी गई होगी? ताकि ये अपने राष्ट्र में अपने देश में लगाए, देश का विकास करे, जनता का विकास करे, जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाए। तो ये विकसित देशों ने तीसरी दुनिया के देशों को 235 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दी, है ना। लेकिन इन्हीं 20 वर्षों में 3,800 अरब डॉलर की सैनिक सहायता दी। सोचिए आप लोग, अब रोटी के लिए मात्र 235 करोड़ लिए, 235 अरब डॉलर लिए, माफ करेगा, 235 अरब डॉलर लिए, लेकिन बंदूक के लिए कितने लिए? 3,800 अरब डॉलर ले लिए, है ना। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, इस रिपोर्ट के इस डेटा से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये तीसरी दुनिया के देश कितने आतंकित होंगे, जो अपनी सुरक्षा को कितना महत्व दे रहे थे, है ना। और इस सैनिक सहायता के कारण ही ये याद रखिएगा कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ ना, उसके बाद में 1-2 युद्धों को अगर अपवाद छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे जितने भी अभी तक युद्ध हुए हैं ना, वो सबके सब तीसरी दुनिया के देशों में ही हुए। विकसित देशों ने कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो बोल रहा हूं ना, 1-2 अपवाद है, जैसा कि रशिया वगैरह का 1-2 अपवाद है जो अटैक बीच में हुए थे, लेकिन उनको अगर 1-2 अपवाद को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी युद्ध तीसरी दुनिया के देशों में ही हुए हैं। और उसका विशेष परिणाम ये 8,300 अरब डॉलर, ये इस प्रकार की सहायता, सैनिक सहायता, बंदूकों में सहायता, हथियार सहायता, इस प्रकार की सहायता रही है। क्लियर है यहां तक का? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब स्लाइड को साफ करके मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे कि आपका डेटा पूरी तरह कंप्लीट हो जाए।
ये आपके सामने डेटा है आपका सैन्य सामग्री पर खर्च को लेकर के दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर तीसरी दुनिया के देश सैन्य सामग्री पर भी काफी धन खर्च करते हैं। जो पैसा या जो धन रोटी पर खर्च करना चाहिए उसे बंदूक पर खर्च कर दिया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2014 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी। उस रिपोर्ट में विश्व में 2009 से 2013 के बीच में हथियारों के सबसे बड़े जो आयातक मतलब खरीदने वाले जो देश रहे हैं, सबसे बड़ा भारत, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश रहे हैं। और शस्त्रों के मतलब इन हथियारों को बेचने वाले देशों में अमेरिका कुल निर्यात में 29%, रूस 27%, जर्मनी 7%, चीन 6% और फ्रांस 5% ये निर्यातक रहे, बेचने वाले देश रहे हैं। तो कई विकासशील देशों में बेरोजगारी की संख्या भी है, बेरोजगारी की संख्या तो है ही है, साथ ही साथ में ऐसे लोगों की संख्या भी अत्यधिक है जो काम करते हैं, लेकिन वो काम करने के बाद भी इनकी आय इतनी कम होती है कि इन्हें अधिकतम जनसंख्या को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना पड़ता है। वो गरीबी के कारण लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं। नौकरी न मिलने पर ये कृषि की ओर आकर्षित होते हैं। कृषि की ओर आकर्षित होने के कारण क्या होता है, कृषि पर दबाव बढ़ता है। इस कारण से जो है रोजगारों की कमी निरंतर बढ़ती चली जाती है। हालांकि सार्वजनिक उद्योग इनमें होते हैं, लेकिन ये भी जो है रोजगार के अवसर इतने प्रदान नहीं कर पाते जितना इनको करना चाहिए था या जितनी इनकी जनसंख्या है। आई होप कि यहां तक का पूरा क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम नेक्स्ट पार्ट में, चलिए इसका थोड़ा सा पार्ट और बच रहा है, थ्योरेटिकल पार्ट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो विशेषताएं हैं हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, ठीक है ना। तो इन देशों की जनसंख्या लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है ना, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। आय में भी बहुत ज्यादा असमानता मतलब विभिन्नताएं होती है, कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई अपनी 2 रोटी भी नहीं कमा रहा है, इस प्रकार से असमानताएं भी होती है। तो एक अध्ययन के अनुसार पिछले 20 वर्षों में तीसरी दुनिया को विकसित देशों ने जो है तीसरी दुनिया के देशों को 235 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दी थी, मतलब खाने के लिए, रोटी के लिए। लेकिन बंदूक के लिए इन्होंने 3800 अरब डॉलर की फौजी सहायता दी, ठीक है ना। तो इस सहायता का नतीजा क्या हुआ पता है आपको, कि 1946 में रूस का हंगरी पर जो हमला हुआ था उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बाकी सारे युद्ध तीसरी दुनिया के देशों में ही हुए हैं, और जिसके कारण 1,63,00,000 लगभग या इससे भी ज्यादा लोग हताहत इस युद्धों में हुए थे, जो हम ये बोल सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के आधे से थोड़े बहुत ही कम होंगे, है ना। तो काफी सारे युद्ध इन तीसरी दुनिया के दुनिया के देशों के माध्यम से लड़े गए हैं। आई होप के 3 कंसेप्ट दोस्तों अब तक आपके क्लियर होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट पर हम जो है बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। वैसे तो अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं, अगर ऑफलाइन देख रहे हैं तो अब तक तो आपको डाल भी दिया गया हो डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन खोलिए, इसका सेकेंड पार्ट आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू।